ऐसे का इन चीजों का सेवन करना काफी जरूरी हो जाता है। और रात्रि का भोजन जो है, हमें ध्यान रखना है कि हमें 8 बजे के पूर्व ही हमारा भोजन होना चाहिए, ताकि हमारे डाइजेशन के लिए काफी अच्छा समय मिल पाए। अब जब हम इस चार्ट को फॉलो कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, अब जब हम बच्चों की ओर बढ़ते हैं, एक चीज जो सभी एज ग्रुप में कॉमन पाई गई है कि आज के जमाने में या आज के लाइफस्टाइल में हम प्रोसेस्ड फूड की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। एक बात हमें ध्यान रखना है कि हमें प्रोसेस्ड फूड का जितना हो सके उसका उसका निषेध करना है, उसे नहीं खाना है, क्योंकि ये प्रोसेस्ड फूड है जिसमें प्रिजर्वेटिव, इम्यूल्सिफायर्स और कलरिंग एजेंट, इन चीजों के माध्यम से स्टेबलाइजर्स, ये चीजें हमारे लिए काफी हानिकारक हो जाती है, स्लो पॉइजन का काम करती है। हम डेली जिस टाइप का हमारा जो अभी लाइफस्टाइल हो गया है, हम पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, सैंडविच हो गया, या हम ऑनलाइन ऑर्डर करके चीजें मंगाते हैं, या जूसेस में भी हम प्रोसेस्ड जूसेस जो है, सॉफ्ट जूस, हम उसको भी लेते हैं। ये सारी चीजों को हमें टालना है। इसमें बुरा ही कुछ नहीं है, लेकिन जो वो कंपनी उसमें जो प्रिजर्वेटिव और स्टेबलाइजर, इम्यूनसिफायर को ऐड करती है, वो चीजें हमारी बॉडी में लिवर और किडनी के ऊपर प्रेशर डालती है, जिसके वजह से ये स्लो पॉइजन का काम करता है। तो ऐसे में चाहे प्रेग्नेंट वुमेन हो, चाहे बच्चे हो, स्पेशली जो फीमेल्स है, लड़कियां हो, महिला हो, उनके लिए काफी आवश्यक हो जाता है कि अब प्रोसेस फूड का जहां तक हो वो चीजों को ना खाए। उसके बाद जो जैसे रेडी टू ड्रिंक, रेडी टू ईट, ये फास्ट फूड के नाम के नीचे ये सारी चीजें सेल होती है, आप इसका ज्यादातर आप उसको अवॉइड करें। साथ ही नेचुरल जो पदार्थ है, नेचुरल जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स नेचुरल ही होते हैं, लेकिन उसको हम प्रोसेस करके पीते हैं, ये बात बहुत गलत हो जाती है। आप फ्रूट्स नेचुरल, आप डायरेक्ट आप उसका इंटेक करें, या फ्रेश जूस निकाल के आप उसका इंटेक करें, लेकिन जो मार्केट में टेट्रा पैक के रूप में आते हैं, जहां तक हो सके आप उसे अवॉइड करें। साथ ही सबसे ज्यादा आजकल हम देख रहे हैं तो मैदा मैदा जो है, इसका सेवन हमें सबसे कम करना चाहिए। जो हमें ब्रेड, बिस्किट, पिज्जा बेसिस में मिलता है, ये हमारे बॉडी का डाइजेशन को बहुत ज्यादा बिगाड़ देता है। और जब हम हमारे स्वास्थ्य की बात करते हैं तो डाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें पाया जाता है। अब हमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है तो हमें स्प्राउट्स को बढ़ाना होगा। खासकर ये बात 5 से 8 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उनके लिए काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म जो है काफी हाई होता है। ऐसे में उनके हाई मेटाबॉलिज्म की या उनकी एनर्जी की पूर्ति करने के लिए हमें प्रोटीन रिच डाइट उनको देना चाहिए। और अगर हम ये नहीं करते हैं तो एक इम्प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है, जैसे दुबला पतला शरीर हो गया, या आजकल लो आईसाइट की समस्या है, नहीं तो आज ओबेसिटी काफी देखने को मिल रही है, नाटापन देखने को मिलता है। ये सारी चीजें जो है, क्योंकि हम हमारे डाइट की तरफ ध्यान नहीं रखते, इसके वजह से बच्चों में ये देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जो बच्चे बड़े होते हैं, फिर हार्मोनल चेंजेस की एक एज हो जाती है, जहाँ पे हम ऐसे स्टेज को अनुभव करते हैं जहाँ पे हमें इतना मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में इंटरनली चल रहा होता है। और ऐसे में उसको बैलेंस करने के लिए हमें ड्राई फ्रूट्स का सेवन, सीजनल फ्रूट्स, हम अक्सर महिलाओं में ये बात देखी जाती है। मैं इस बात को यहाँ पे बिल्कुल हाईलाइट करके बताना चाहूंगी कि हम बाहरी प्रोडक्ट्स, एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स का काफी इस्तेमाल करते हैं। हम फ्रूट्स का फेस पैक लगाएंगे, हम बालों के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे, हम कंडीशनर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसका इंटेक नहीं करेंगे। तो ये बात काफी गलत है। हमारे लिए जरूरी है कि हम पहले उसका इंटेक करें। सीजनल फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स जो है, इसका इंटेक होना चाहिए। दूसरी बात, लाइफस्टाइल काफी बिजी हो गया है। ऐसे में जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है या बच्चे भी हैं, बहुत बार अपना डाइट स्किप कर जाते हैं। तो डाइट को स्किप करना यानी हमारी जो लॉन्गिटिविटी है, जैसे एक औसत आयु है, हम भारतीयों की बात करें तो ये 67 का आंकड़ा है। हमारे भारतीय की औसत आयु 67 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द डेटा माना जाता है। लेकिन हम अगर हमारे डाइट को स्किप करें और जो न्यूट्रिशन जो जरूरी है, अगर हम उसको नहीं दे रहे हैं, इसका अर्थ हम हमारे आयु को कम कर रहे हैं। ऐसे में चीज, ऑयल का सेवन, क्योंकि अगर आप इन बातों को सुनते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अगर ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो क्या खाना है। अगर हम इसका भी निषेध करें, हम इसको भी ना खाएं, इसको भी अवॉइड करें, तो किस चीजों को हमने खाना चाहिए। तो ऐसे में जरूरी है कि अगर आप खाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल खाएं, लेकिन वो जो जितना भी आपने खाया है, आप उसका डाइजेशन कर पाए। अब डाइजेशन अगर कराना है तो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाए। बॉडी का मेटाबॉलिज्म अगर बढ़ाना है तो एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज जो है, ये काफी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हम स्किप करे जा रहे हैं। हम
हमें लगता है कि हम काफी फिट है, लेकिन जब हम हमारी बॉडी का स्कैन करवाए तो हमें पता चलेगा कि कितनी सारी अनगिनत बीमारियां हैं या कहीं ना कहीं कमियां खामियां हैं जिसके ऊपर हमें काम करना है। और उसके ऊपर काम करने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम फिजिकल एक्सरसाइज को डेली 30 to 45 मिनट्स का हमारा एक्सरसाइज का शेड्यूल हो। वो चाहे कोई भी माध्यम से हो सकता है, आप वॉक पर जा सकते हैं, आप साइकिलिंग के थ्रू एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर आप डांसर है तो आप डांसिंग करें, जिम्नास्टिक्स अगर आपको पसंद है तो आप वो करें, जो भी चीजों का, लेकिन बॉडी मूवमेंट को लाना आवश्यक हो जाता है। हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। डिहाइड्रेशन की वजह से किशोर अवस्था में पर्टिकुलरली फीमेल्स में काफी हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, एक्ने और अनगिनत ऐसे प्रॉब्लम है जो मैं यहाँ पे मुझे लगता है कि हम सभी जो महिलाएं हैं उसका अनुभव हम करते हैं। ऐसे में प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, नमक का जो सेवन है हम उसे हमें उसे कम रखना है। ये बातें किशोर अवस्था में ध्यान में रखनी चाहिए। युवाओं की जब हम बात करते हैं तो युवा अवस्था एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे हमारी कार्य क्षमता सबसे अधिक होती है। तो अगर हमारी कार्य क्षमता सबसे अधिक है तो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमारे डाइट को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से देखने की आवश्यकता है। हम युवा अक्सर हमारा टाइम सोशल मीडिया पर काफी उसके ऊपर स्पेंड करते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं देते। और अगर जो बॉडी के ऊपर ध्यान देते भी है और कुछ लोग हैं, जो कुछ युवा है जो बॉडी बिल्डिंग की ओर, पर्टिकुलरली अब ये बात जो मेल काउंटर पार्ट है उनके लिए जाता है या फीमेल्स में भी अगर हम देखेंगे तो हम बहुत जल्दी 6 महीने के अंदर, जैसे हम बॉलीवुड में देखते हैं बॉलीवुड के सितारों की जैसी बॉडी होती है वैसे हम बनाना चाहते हैं, वो भी अल्प समय में। ये काफी गलत है। लोग जिम ज्वाइन करते हैं, जिम में सप्लीमेंट्स लेते हैं। अब ये जो सप्लीमेंट्स है ये हमारे बॉडी के लिए, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स है जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं और जिसके बारे में हम बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। हमें इसके बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है या हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। ये सप्लीमेंट्स वे प्रोटीन, क्रिएटिनिन, कैफीन ऐसे स्वरूप में होते हैं और आप अगर इन चीजों को अगर आप गूगल करेंगे और अगर आप देखेंगे कि मैं जो सेवन कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसका मेरे बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो आप ये जानकर बहुत हैरान हो जाएंगे कि काफी काफी बुरे प्रभाव हमारे शरीर पर इन सप्लीमेंट्स के होते हैं। जैसे अब ये जो स्टेरॉइड और स्टेरॉइड लाइक इंग्रेडिएंट्स हमारे जो ये सप्लीमेंट्स में पाए जाते हैं, ये हमारे बॉडी में थायराइड का इम्बैलेंस ला सकते हैं, हमारे लीवर को अफेक्ट कर सकते हैं, हमारे डाइजेशन को खराब करते हैं और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स, यहाँ तक कि इसके वजह से काफी डेथ भी होने लग गए हैं। तो ये क्यों होता है? इसको लेना बुरी बात है ऐसा नहीं है। इसका इसका जो प्रॉपर सेवन है या इसका अप्रोप्रिएट मात्रा है ये जरूरी हो जाता है कि हम हमारे डाइटिशियन से या जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, हम जो भी सेवन कर रहे हैं उसको हम एक बार जांच लें। हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। खाना मना नहीं होता, लेकिन आपको इस बात का तो ज्ञान होना ही चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। और इनमें से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं फिर हम फ्रूट्स का सेवन करते हैं और फिर हम काफी, आजकल भी बहुत ट्रेंड चल रहा है कि सिर्फ वेगन बनने का एक ट्रेंड है। तो इस वेगन बनने के ट्रेंड में जो लोग फ्रूट्स का सेवन करते हैं, फ्रूट्स का सेवन कितना करना चाहिए, कौन से फ्रूट का किसके साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इसका समय क्या होना चाहिए, एक बात का ध्यान। और ये ऐसा नहीं है कि जो मैं आज बता रही हूँ ये काफी नया है, ये बहुत पुराना साइंस है या मैं कहूँ ये होम साइंस है जो हम हमारी नानी, दादी, परदादियों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम इन्हें वेस्टर्नाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन के नाम के नीचे हम कहीं ना कहीं इसे भूलते जा रहे हैं या इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। हम जहाँ पे एक और पिज्जा और प्रोसेस फूड और ऑनलाइन फूड और रेडी टू ईट फूड की ओर बढ़ रहे हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भारतीय परंपरा है वो हमारे यहाँ पे स्टेल फूड को काफी, वो बासा खाना हमारे यहाँ पे खाना अवॉइड करते हैं। हमारे यहाँ पे ताजा फ्रेश खाना ही बना के खाया जाता है। अब जब हम मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं तो वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कम होने की वजह से उनकी ये आवश्यकता है कि वो मैदे के जो प्रोडक्ट्स है या ब्रेड हो गया ये हो गया, ये 8-8 दिन, 9-9, 10-10 दिन उसका एक टाइम पीरियड बढ़ाए और उसके लिए उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कम होने की वजह से उन्होंने ये सोल्यूशन को निकाला था। अब इस जो जिन उन्होंने इसको सोल्यूशन के रूप में माना था और हमने इसी को एक नया वे या मॉडर्नाइजेशन का नाम देके हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि इसका हमारे परंपरा के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर और हमारे ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अगर हम भारतीय खाद्य संस्कृति और उसकी परंपरा की बात करें
तो हर स्टेट में, अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि पूरे नेशन वाइड से अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हर स्टेट का अपना एक खाद्य संस्कृति है, एक खाद्य परंपरा है, और जो ये परंपरा है ये काफी पुरानी है। हम अगर उसको अवॉइड करें या नहीं भी करें, ऐसे में नुकसान हमारा है। हमें आगे बढ़ना है, लेकिन हमारे पुराने कल्चर्स को साथ में लेके बढ़ना है। अब एक और प्रश्न जो काफी सामने आता है कि हाँ ठीक है, आपने कहा कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का हमें सेवन करना चाहिए, लेकिन हम क्या करें, हम शहरों में रहते हैं, शहरीकरण के कारण हमारे यहाँ तक ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं मिल पाते, हमें उपलब्ध नहीं मिल पाते। और अगर हमें उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो हम कैसे उसको खाएं, या फिर हम जो खा रहे हैं क्या क्या हम उसे खाना, क्या हम उसका भी जो वो जो खा रहे हैं उसे भी बंद कर दें? इसका उत्तर जब हम ढूंढने जाते हैं तो ये बात काफी जायज है कि क्योंकि हम शहरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में हमारे लिए ऑर्गेनिक, हम जैसे आम आदमी या कॉमन मैन के ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हर बार हमें सप्लाई होना काफी बहुत ही ना के बराबर है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि हमारे पास जो है हमें उसी का सेवन करना है। अगर हमें उसी का सेवन करना है तो हमारे बॉडी में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स जो है डिपॉजिट हो रहे हैं, तो हम क्या करें? इसके 3 सॉल्यूशन है। एक, तो अगर भले ही आप शहरीकरण में हैं, आप शहरों में रहते हैं, हम अपने गाँव से जुड़े हुए हैं। जो खेती, जिनके पास खेती है, जो खेती बाड़ी में इन्वॉल्व है, वो कोशिश करे ज्यादा से ज्यादा कि वो वहीं से ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अगर पॉसिबल हो सके तो वहां से लाए। ऐसे में जब हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहा है कि हम ये ऑर्गेनिक चीजों को प्रमोट करें। ऐसे में उन्होंने क्लस्टरिंग ऑफ जो फार्मर्स है उस इस इनिशिएटिव को शुरू किया है, जहाँ पे 10 से 20 जो किसान है वो क्लस्टर में आके प्रॉपर एक कंपनी इसकी बनाई जाए, जहाँ पे इसका मार्केटिंग हो, इसका पैकिंग हो, और वो फिर शहरों तक पहुंचाया जाए। ये जो है यहाँ पे गवर्नमेंट की भूमिका काफी आ जाती है। हम इंडिविजुअल लेवल पर क्या कर सके, जो हमारे दोस्त है या हमारा जो हम अगर खेती से जुड़े हैं, गांव से जुड़े हैं, तो हम हमारी एक सोसाइटी में एक ऐसा ग्रुप बनाए। हम अगर बिल्डिंग्स में रहते हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटी में रहते हैं, तो यहाँ पे आजकल सोसाइटी में भी कल्चरिंग होता है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का। अगर हम वो नहीं कर पाते तो हमारी बालकनी में टेरेस गार्डनिंग भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हम कर सकते हैं। या हम अगर जगह की कमी है तो हम हमारे गैलरी में भी जो सब्जियां हमें ज्यादा पसंद है, जो हम जिसका ज्यादा सेवन करते हैं, हम उसे ग्रो कर सकते हैं। और अगर ये कुछ भी नहीं हो पा रहा है, और अगर हम सिर्फ जो वेजिटेबल्स हम तक आ रहे हैं मार्केट से, हम उसी को ले रहे हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि आप अपने बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करें। डिटॉक्सिफिकेशन करना अर्थात क्या? हमारे आयुर्वेद में इस डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एक प्रक्रिया है, हमने उसका नाम हम सभी ने सुना है, जो पंचकर्म के नाम से जाना जाता है। पंचकर्म का मुख्य काम होता है कि हमारे बॉडी में से पूरी हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करे, जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हमारे बॉडी के लिए आवश्यक नहीं है, जो टॉक्सिक है, उसे हम बाहर निकालें, और सिर्फ अच्छी चीजों का ही प्रवाह हमारे बॉडी में हो। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि हम आयुर्वेद को अपनाएं। अब ये तो सारी बातें आहार की हो गई कि किस टाइप का आहार हमें रखना चाहिए, और हमें हमारे बॉडी का ख्याल खुद रखना है। ऐसे में अब बात आती है योगासन, एक्सरसाइज की। जहां तक हो सके आप प्लीज इसे एक रूटीन बनाएं। सबसे पहले सुबह उठने के बाद में एक काम आप अवश्य करें कि अपने बॉडी के लिए कम से कम 30 to 45 मिनट की एक्सरसाइजेस एम्पल। अगर आप काफी विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे अगर आपको आपकी बॉडी को शेप देना है, आजकल बहुत क्रेज है कि हमारे भी एब्स हो, हमारे भी बाइसेप ट्राइसेप हो, एक कम मात्रा में फीमेल्स में भी, लेकिन ये देखा जाता है एक प्रॉपर शेप में फिगर हो। ऐसे में हम कभी कभी प्लैंक्स, साइड प्लैंक्स, पुशअप, ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन हमें ये बात को पता होना चाहिए कि ज्यादा विगरस एक्सरसाइज या विगरस एक्सरसाइज के कारण भी हमारे यहाँ पे एक उसके साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, बालों का झड़ना बढ़ जाता है। ऐसे में हमें इस बात को देखना है कि हमारी बॉडी का बीएमआई इंडेक्स क्या है, हमारे बॉडी के लिए कितनी आवश्यकता है, हमारे बॉडी में फैट्स कहाँ डिपॉजिट है। किसी का फैट थाइस में होता है, किसी का स्टमक में होता है, किसी का एब्डोमेन में होता है। तो ऐसे में हमें किस पार्ट की एक्सरसाइज को ज्यादा बढ़ाना है, और कम से कम दिन में से विगरस एक्सरसाइज की हम बात करें वीक में से, तो ये 3 हफ्ते में 3 बार अगर आप विगरस एक्सरसाइज करते हैं, ये भी वैरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इतना ही हमको करना है। अगर हम ज्यादा एक्सरसाइज के भी पीछे रहे
तो इसके साइड इफेक्ट्स हमें झेलने पड़ सकते हैं। अब ये बात हो गई एक्सरसाइज और योगासन की। कोरोना का काल चल रहा है अंत में, क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इन समस्याओं पे बात करूं। और एक कोरोना के ऊपर आने से पहले मैं महिलाओं की समस्याओं के बारे में और जो हम आजकल काफी देख रहे हैं वो है अनीमिया, जैसे आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एजेंडा ही रहा है अनीमिया। उसके बाद में एक्ने, उसके बाद में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी काफी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद में एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि हम जो लेडीज है, हम जो लड़कियां हैं, हमारे सेहत का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। हमने हमारे शेड्यूल को लोगों के या हमारे परिवार के हिसाब से हमने उसे ढाल दिया है। इस बात में कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो हमारा ही जिम्मा होता है कि हम सबको एकजुट बांध के रखें। लेकिन इसका ये नहीं होता कि हम हमारे शरीर के ऊपर हमारे शरीर को नजरअंदाज करें, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने वाले, अगर मैं मेल और फीमेल में बात करूं, तो महिलाओं की ही समस्या सबसे ज्यादा होती है। हालांकि महिलाओं का स्वस्थ होना ना कि सिर्फ हमारे परिवार के लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक अभियान के स्वरूप में होना चाहिए, और वो है भी, क्योंकि जितनी भी नेशन की ग्रोथ है वो महिलाओं के ऊपर डिपेंड करती है कि वहां उस राष्ट्र की महिला कितनी स्वस्थ है, कितनी कार्यशील है। अब ऐसे में हमें हमारा ध्यान खुद रखना चाहिए। वैसे तो यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, अलग अलग चीजों के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से हम काफी चीजों का एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन अभी सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत मेरे ख्याल से लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। हम अभी की प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ सिलेक्टिविटी। जो भी हमारे सामने बताया जा रहा है उसमें से हमने हमारे लिए कौन सी चीज को अपनाना चाहिए और कौन सी चीज को नहीं अपनाना चाहिए, तो इसका ज्ञान हमें रखना है, अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है। आप क्या खा रहे हो, आप मॉल में से कोई नई कंपनी की कोई चीज उठा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि उसका इंटेक कैसा है, क्या है, और ये हमारे शरीर पे कैसा प्रभाव डाल सकता है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अक्सर हमें लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन इससे फर्क पड़ता है। और जिसका इफेक्ट हम देखते हैं, जो महिलाएं फिर 30 या फिर जो हम 30s 40s में जाते हैं उस वक्त, क्योंकि हमारे बॉडी की सारी चीजें धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है, ऑर्गन का फंक्शनिंग करना स्लो हो जाता है। आजकल तो इतना ज्यादा मतलब कंडीशन बुरी आ गई है कि 30s में 35 में लोगों को हार्ट अटैक की बातें हम सुन रहे हैं। तो ये कैसे आते हैं? अचानक से नहीं आते, ये हमारी हैबिट्स ही है, ये हमारा खान पान ही है जो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। आखिर में मैं बात करना चाहूंगी कोरोना की। कोरोना के समय में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ये हम सभी अभी भली भांति जानते हैं, लेकिन क्या सिर्फ कोरोना से लड़ना? जब लैब में काम करते हैं हमें इस बात का एक ध्यान हमें रखना होता है कि हम जो भी, क्योंकि वहां पे एनवायरमेंट ऐसा होता है कि आज हम सिर्फ या हमारे देश में का हर इंसान या हर मनुष्य कोरोना के बारे में, कोरोना वायरस का नाम जानता है। ऐसे अनगिनत वायरस है हमारे सोसाइटी में, हमारे इस पृथ्वी पर जो एग्जिस्ट करते हैं। कुछ नेचुरल है, कुछ मैन मेड है, और ऐसे बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई है जो हमें इन्फेक्ट करते हैं, जिसका सामना आप अभी मैं जब बात कर रही हूँ या अभी आप जो मुझे सुन रहे हैं, हमारे आसपास हम कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक्सपोज हो रहे हैं उसकी गिनती हम नहीं कर सकते। लेकिन हम इसमें सुरक्षित कैसे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी उसके लिए इम्यून सिस्टम डेवलप कर चुकी है, हम उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। लेकिन जब कोरोना जैसी, इबोला जैसी या प्लेग जैसी महामारी ऐसी आती है, ऐसे में फिर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए हमें डिटॉक्सिफिकेशन का ध्यान रखना है। हमें आयुर्वेद की ओर बढ़ना है। जो काढ़ा या जो जड़ी बूटियां आज हमें काफी पुरानी सी लगती है, लेकिन एक्चुअली उसमें जो मात्रा है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, वो हमारी बॉडी के लिए, पर्टिकुलरली इंडियन वुमेन के लिए काफी जरूरी हो जाती है। ऐसे में गर्म पानी का सेवन करना, नींबू शहद मिला के गर्म पानी करके पीना, काढ़ा का सेवन करना, ऑयली चीजों को टालना, ये सारी चीजें हम सभी जानते हैं। इसको हमें बराबर से फॉलो करना है, और मेरे विचार में अब ये जिम्मा अभी हमारा है। आज इस मंच के माध्यम से आपने आपके 15 से 20 मिनट निकाले ये सारी चीजें सुनने के लिए। अब ये चीजें सुनने का एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि WHO के जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल थे फुकुडा, उन्होंने बताया था कि 2050 में हमें मारने के लिए या जो मनुष्य की मृत्यु के लिए हार्ट अटैक की, टीबी की या ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियों की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि 2050 में
ऐसा एस्टिमेट किया हुआ है कि हम केवल सर्दी, खांसी, बुखार ऐसी छोटी छोटी जो सीजनल जो डिसीजेज है हम उसके कारण हमारी मृत्यु होने वाली है। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये हमारे सोसाइटी का पूरा स्टडी करके उसके डायनेमिक्स को देख के सोसाइटल हेल्थ केयर इकोनॉमिक इस सभी एस्पेक्ट को स्टडी करके ये रेशियो बनाया है कि 2050 में जो ऐसी मृत्यु होने वाली है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक काफी बड़ा मुद्दा आ जाता है। हालांकि ये आज के एजेंडा का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूंगी एक 2 मिनट में एक, क्योंकि ये जो चीज है ये आम जनता को पता होना बहुत आवश्यक है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी क्या होता है? एक चीज आपने देखी होगी, अभी तो कोरोना का समय है, लेकिन इसके पहले भी जब भी हमें बुखार या खांसी या सीजनल या वायरल फीवर होता था, हम बिना डॉक्टर के पास जाए हम हमारे ही मन से जो प्रिस्क्रिप्शन है वो हम ले लेते थे और 2-3 दिन में ये सारी चीजें ठीक हो जाती थी। लेकिन आपने एक बात को देखा होगा, ये आप साल भर अगर करें तो 6 महीने तक सही रहता है, लेकिन अगर उसके बाद आपको वही बीमारी दोबारा होती है तो वही डोज वही मात्रा में काम नहीं करता। या तो आपको वो दवाई चेंज करनी पड़ती है या तो आपको उसकी मात्रा चेंज करनी पड़ती है। ये हो इसके लिए रहा है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में या जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो इन सभी फार्मास्यूटिकल्स को, ड्रग्स को रेजिस्टेंट हो रहे हैं। इसका इन ड्रग्स का उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का सबसे मुख्य कारण हमारे खान पान की वजह से हो रहा है, जो ऑर्गेनिक चीजों की ओर इसके लिए हम बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें एएमआर को कम करना है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कम करना है। जो वेजिटेबल्स है, जो फ्रूट्स है, उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इसके माध्यम से न जाने कितने ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ड्रग्स को रेजिस्टेंट हो चुके हैं कि जिसका अगर हम सेवन भी करें, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स है जो अभी आउटडेटेड हो गए हैं, उसका हमारे बॉडी के ऊपर अभी कोई प्रभाव नहीं गिरता। आप कितनी भी दवाई लो, ये चीजें, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको खत्म कर देंगे। ये चीज अभी एक बहुत गंभीर मुद्दा है। मेरे ख्याल से जिस इम्पैक्ट में कोरोना चल रहा है उसी इम्पैक्ट में अगर हम संशोधन के विद्यार्थियों की बात करें या जो भी माइक्रो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ये सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, ये इस बात को अच्छे से जानते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी एक बहुत बड़ा ग्लोबल इशू हो गया है और ये लगभग मेरे ख्याल से कुछ ही समय में ये आम जनता के सामने भी आ जाएगा। अब ये एक पूर्व सूचना है, ऐसे में हमें क्या करना है, हमारे बॉडी का इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ध्यान रखना है और हमारे सेवन के ऊपर ध्यान देना है। इस मंच के माध्यम से मेरा यही प्रयास है कि मैं आप तक उस बात को पहुंचा सकूं कि आपको मैं अलर्ट बनाऊं। जानते सभी हैं, बस देखना है कि हम कितने अलर्ट हैं, हम कितने अवेयर हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है अलर्टनेस और अवेयरनेस से ही टाली जा सकती है। और इस कोरोना महामारी के टाइम में और आज के इस मंच के माध्यम से मैं एक ही बात को रखना चाहूंगी कि आप अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, अपने घर वालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें और थोड़ा जो समय है कृपया करके अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, क्योंकि अगर स्वास्थ्य है तभी सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है। आज के इस मंच पर मुझे मोहित सर ने आमंत्रित किया, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और साथ ही जो आज हमारे पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने इतने ध्यान से इन बातों को सुना, दे वर द साइलेंट वेरी गुड लिसनर्स। Thank you so much for your kind attention. Thank you so much, Mohit sir, for inviting me. And I hope that you please pay attention towards your health because it is of utmost importance right now. And with this note, I conclude from my side. Over to you, Mohit sir.